बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं जरा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होती है, ये हमारे पास तीन तरह के बिजनेस हो सकते हैं। पहला बिजनेस हमारे पास जो गुड्स का होता है, इसके अंदर हमारे पास सेल्स होती है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एक्सपेंस होता है एंड सो ऑन। जबकि हमारे पास दूसरा बिजनेस होता है, वो होता है सर्विसेज का। अब सर्विसेज के बिजनेस के अंदर कोई चीज बेची नहीं जा रही होती, जब बेचते नहीं है तो इसीलिए हम उसको सेल्स नहीं कहते, हम उसको कहते हैं रेवेन्यू। इसी तरह से जब रेवेन्यू है, कोई सेल नहीं है, तो फिर जब सेल नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं होती। तो फर्क सिर्फ ये आता है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पूरा पार्ट स्किप हो जाता है। अब हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमें डिफरेंट चीजें दी हुई है। ये कोई हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है और हमारे पास जो रेवेन्यूज दिए हुए हैं वो पैसेंजर्स हैं और कार्गो हैं, तो दैट मीन्स कि कोई हमारे पास गुड्स का इसमें कोई काम नहीं है। अब हम जरा इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमारे पास जब भी हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सेल से। मगर सेल किसके लिए होती है? ये उसके लिए होती है जब भी हमारे पास गुड्स का हो। बट इस सवाल में हमारे पास गुड्स का नहीं है, ये सर्विसेज का है, तो यहाँ पे सेल्स नहीं आएगी। यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास रेवेन्यू। अच्छा, हमारे पास रेवेन्यू कौन सा है? हमारे पास रेवेन्यू के बारे में बता रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर्स एंड रेवेन्यू फॉर फ्रॉम कार्गो। तो दोनों ही रेवेन्यूज दिए हुए हैं और दोनों ही कोर बिजनेस हैं। तो जो कोर बिजनेस होता है वो हमारे पास शुरू में आएगा, और अगर अदर इनकम होती है तो वो बाद में आ रही होती है। तो हमारे पास ये दोनों कोर बिजनेस है, रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर, उनका रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर, और ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर 2,60,000 का, 2,60,000 का। इसके बाद हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो बता रहे हैं 85,000 का है। मगर हमें साथ में नीचे एडजस्टमेंट भी देख के चलना है। रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर के अंदर यहाँ पे कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं दी हुई थी, मगर जब हम रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो देखते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो के बाद मेरे बारे में बता रहे हैं अनअर्न रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो एंड कार्गो रेवेन्यू रिसीवेबल 7,000 का। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितने का? ये 85,000 का हमें दिया हुआ है। तो ये आ गया हमारे पास 85,000। इसके अंदर अगर कभी भी हमारे पास रिसीवेबल होगा तो ऐड होगा, और अनअर्न होगा तो माइनस होगा। रिसीवेबल दिया हुआ है हमें, रिसीवेबल कितना है? अनअर्न रेवेन्यू रिसीवेबल 7,000 का, और अनअर्न 10,000 का। तो ये आ गया 7,000 का माइनस 10,000 का। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, आ गया हमारे पास। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये रेवेन्यू कंप्लीट हो गए, तो हम इसमें करते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें देखिए, पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला पार्ट स्किप हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट वाला पार्ट स्किप हो गया, डायरेक्टली आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे। अब एक एक करके एक्सपेंस लेते हैं। एक्सपेंस हम ऐसे चलते हैं, पहले हमारे पास कैश रिसीवेबल, एयरक्राफ्ट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो क्या नीचे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन के बारे में नीचे सिर्फ ये बता रहे हैं बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है? देखें, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? हमारे पास एसेट है, अगर एसेट में से मैं माइनस कर दूं, मैं लेस कर दूं उसका डेप्रिसिएशन, तो क्या निकल आएगी? इसकी बुक वैल्यू निकल आएगी, उसकी बुक वैल्यू निकल आएगी। हमारे पास एसेट कितना था? हमारे पास एसेट था एयरक्राफ्ट 12 लाख का। एसेट हमारे पास था कितने का? एयरक्राफ्ट 12 लाख का हमारा एसेट था। ये डेप्रिशिएट कितना हो गया है? ये डेप्रिशिएट हो गया है 12,000 का। ये हो गया है 12,000 का। तो इस वक्त इसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? ये माइनस ये। तो इस वक्त इसकी ये बुक वैल्यू होनी चाहिए। हम बुक वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं? इसकी वजह यह है कि वो हमें दे रहा है बुक वैल्यू ऑफ एयरक्राफ्ट के इस वक्त एयरक्राफ्ट की वैल्यू क्या है, इतनी मौजूद है एडजस्टमेंट के बाद। इस वक्त एडजस्टमेंट के बाद इसकी बुक वैल्यू इतनी है इस एयरक्राफ्ट की। तो अगर एडजस्टमेंट के बाद इतनी है तो एडजस्टमेंट से पहले भी कुछ होगी। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं तो वो इस साल का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसका डिफरेंस ले रहे हैं वापस से। कुछ हमारे पास इसकी वैल्यू होगी
इसकी डेप्रिसिएशन से पहले ये हमारे पास एसेट की वैल्यू थी, ये डेप्रिशिएट हुआ था, और ये उसकी वैल्यू होनी चाहिए एडजस्टमेंट से पहले, इसकी बुक वैल्यू। मगर एडजस्टमेंट के बाद इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 1176000। वो आ रही है 1176000, ये इसकी बुक वैल्यू आ रही है एडजस्टमेंट के बाद। इस देखें, एसिड की कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड उतना ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेप्रिशिएट हुआ होगा जिसके बाद माइनस करने के बाद ये वैल्यू बच रही होगी। तो ये कितना डेप्रिशिएट हुआ है हमें नहीं पता। तो हम करते हैं कि इनका अगर डिफरेंस निकाल लें तो क्या निकल आएगा? मेरे पास डेप्रिसिएशन निकल आएगा कि इस साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। तो हम करते हैं, हमने कहा भाई ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो ये निकल आया पापा, ये डेप्रिसिएशन निकल आया 12000 का, कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 12000 का डेप्रिसिएशन हुआ है। तो हमने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया वो हमारे पास 12000 का। डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास जो एसेट है, जो हमारे पास एक्सपेंस थे, डेप्रिसिएशन हो गया, पेबल, लोन, कैपिटल, रेवेन्यू, मेंटेनेंस एक्सपेंस कितने का है? 33,000 का। यहाँ पे मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं बता रहा, तो मेंटेनेंस वो है 33,000 का। अच्छा, मेंटेनेंस के बाद हमारे पास है पैसेंजर सर्विस 15,000 का। पैसेंजर एक्सपेंस वो था हमारे पास 15,000। उसके बाद हमारे पास है फ्यूल 26,000। फ्यूल 26,000। और फिर है हमारे पास सैलरी, कितना है? 32। वो है 32। एक चीज ख्याल रखिएगा, वो ये कि हम जितने भी करते आ रहे हैं इन सब में हम एडजस्टमेंट को देखते हुए चलेंगे। बीच में जो एक्सपेंस थे उसमें कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे हम डायरेक्टली करते गए। मगर जब हम सैलरीज की बात करें तो कितना है? 32 उसने दिया हुआ है। साथ में सर्विस के बारे में बता रहा है कि हमारे पास सर्विस का एक्रूड सैलरी है, क्योंकि मतलब होता है पेबल, कि सैलरी पे करनी बाकी है, 3,000 की मजीद देनी है, तो एक्रूड ऐड होता है। और प्रीपेड के बारे में बताया है कि हमने पहले से दी हुई है, तो ये माइनस हो जाती है, तो एक्रूड 3,000 का ऐड होगा और प्रीपेड 5,000 का माइनस होगा। तो इसमें हम ऐड कर लेंगे 3,000 और माइनस कर देंगे 5,000। तो ये निकला है हमारे पास सैलरी। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है? ये आखिरी तक कोई और एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो हम नीचे आते हैं। सैलरीज ये एडजस्ट कर ली है हमने। बेड डेट ये बाकी है। बेड डेट क्या होता है? बेड डेट ये होता है हमारे पास पैसे ना मिलने की उम्मीद, कि हमें नहीं मिलेंगे, चांसेस कि वो ना मिले। अब ना मिले मतलब इस पे अकाउंट रिसीवेबल पे जो हमें रिसीव करना है, तो रिसीवेबल कितना हमारे पास? रिसीवेबल है 24,000 का। वो कह रहा है कि 10% इसका बेड डेट है, एस्टिमेटेड बेड डेट। तो 24,000 का 10% हम निकालेंगे, वो बेड डेट एक्सपेंस, और ये आ गया हमारे पास 24,000 का 10%। ठीक है। अच्छा, बेड डेट के अलावा हमारे पास बेड डेट हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, 5,000 आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, तो इंटरेस्ट पेबल है, तो ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने का आ गया हमारे पास? 5,000 का आ गया। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस हमारे पास? बेड डेट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, अन रेवेन्यू ये हो गया हमारे पास, विड्रॉल हो गया हमारे पास। विड्रॉल हमारे पास बेसिकली बैलेंस शीट का आइटम है, और ये हमारे पास जब से हमने ले लिया था, तो ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज में नहीं दी हुई। तो टोटल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें नेट इनकम की, तो वो आ गया है प्लस टू ये प्लस ये माइनस, तो ये निकले हमारे पास इसकी इनकम निकल आई कि हमारे पास टोटल, कि हमारे पास टोटल नेट इनकम कितनी आई है।
ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम करते हैं इसी तरह बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में स्टार्ट होता है हमारे पास कैश से, क्योंकि कैश मोस्ट लिक्विड एसेट होता है। तो कैश हमारे पास कितना दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है 70,000 का। 70,000 का कैश आ गया। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट सिबल 24,000 का। अकाउंट सिबल आ गया हमारे पास 24,000 का। और इसका बेड डेट भी दिया हुआ है। क्या ऊपर कोई बेड डेट है? ऊपर कोई बेड डेट नहीं है, इसलिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम आते हैं, बेड डेट यहाँ पे हमने निकाला था इसका 2400 का, तो हमारे पास बेड डेट आ जाएगा अलाउंस फॉर बेड डेट। वो आ गया हमारे पास कितने का आ गया, बेड डेट 2400 का आ गया। ठीक है, तो हमारे पास, तो ये निकला है हमारे पास अकाउंट सिबल। अकाउंट सिबल के बाद हमारे पास, अकाउंट सिबल के बाद हम आगे आते हैं एयरक्राफ्ट। ये फिक्स्ड है तो इसको बाद में देखेंगे। पेपर, बैंक, कैपिटल, रेवेन्यू, रेवेन्यू मेंटेनेंस, रिजल्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसा कोई चीज और आइटम नहीं है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रीपेड सैलरी 5,000 का। तो यहाँ आ गए प्रीपेड सैलरीज 5,000 का। उसके बाद फिर हमारे पास से बजट में हो गया हमारे पास रिसर्च, अनन रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीवेबल 7,000 का। 7,000 का। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रेवेन्यू या एसेट्स हमारे पास, इंटरेस्ट अनन विड्रॉल, और कोई हमारे पास एसेट्स नहीं है। तो करंट हमारे पास एसेट्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं जरा नॉन करंट के ऊपर। इसमें हेडिंग दे देते हैं करंट एसेट्स, और ये आ गया हमारे पास अब नॉन करंट एसेट्स। अब इसमें आ गया हमारे पास एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट हमें दिया हुआ है 12 लाख का। ये हो गया 12 लाख का, लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें पहले से दिया हुआ है, कितने का है, 12,000 का। तो हमने कहा 12,000। अच्छा, हमने कहा 12,000 प्लस इस साल का भी ये डेप्रिशिएट हुआ है, और इस साल का डेप्रिसिएशन हमारे पास जो दिया हुआ है वो भी 12,000 का है। तो ये टोटल हमारे पास 24,000 का डेप्रिशिएट हो गया है। तो हमने कहा भाई इस वक्त इसकी वैल्यू होगी ये माइनस ये। तो इस वक्त हमारे पास इतने का ये एसेट होगा। तो अगर हम टोटल निकालते हैं कि भाई हमारे पास टोटल एसेट्स कितने के हैं, तो हम सबका सम कर लेते हैं। तो हमारे पास इतने के एसेट्स मौजूद हैं, टोटल एसेट्स। मगर अब अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक हमने गलती की हुई है इस सबके अंदर। वो क्या? वो ये कि इसके अंदर हमें एक और एडिशन बता रहे, होते रहे विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितने, 5,000। तो ये तो ड्राइंग होगी, मगर आगे बता रहे हैं किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। तो अगर मैं कैश विड्रॉ करूंगा तो क्या मेरे पास से कैश कम नहीं होगा? तो कैश भी तो कम होना चाहिए। तो 5,000 का हमने कैश यहाँ से कम नहीं किया, जो कि हमें कम करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5,000 का कैश कम कर देंगे, तो हमारे पास कैश ऑफ 65,000 का होना चाहिए। तो ये निकला है हमारे पास टोटल एसेट जो हमारे पास होने चाहिए। ये आ गया हमारे पास करंट, ये आ गया हमारे पास नॉन करंट, और ये आ गया हमारे पास टोटल एसेट। हम इस साइड पे आते हैं, तो हम आते हैं करंट लायबिलिटी पे। करंट लायबिलिटी के अंदर हमारे पास जो पहला आता है वो आता है अकाउंट पेबल। ठीक है, तो अकाउंट पेबल हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। अकाउंट पेबल कितने का है, 18,000 का। तो आ गया हमारे पास 18,000 का अकाउंट पेबल आ गया। उसके बाद हमारे पास और कोई करंट लायबिलिटी यहाँ पे, और कोई करंट लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला दे रहा है एक्रूड सैलरीज, यानी कि सैलरीज पेबल 3,000 की।
सैलरीज पेबल कितने की है, ये है 3,000 की। तो उसके बाद फिर हमारे पास और कोई चीज, सैलरीज हो गई हमारे पास, बैड डेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल आउटस्टैंडिंग। तो क्या है, इंटरेस्ट पेबल, जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा था वो पेबल भी है क्योंकि हमने पे नहीं किया है। तो इंटरेस्ट पेबल कितने का, 5,000 का। इंटरेस्ट पेबल के बाद हमारे पास अनअर्नड रेवेन्यू। अनअर्न क्या होता है, हमारे पास अनअर्नड लाइबिलिटी होती है, कितने की है, 10,000 की है। अनअर्नड इनकम कितने की है, ये है 10,000 की है। आगे आते हैं, उसके बाद अनअर्न के बाद ड्राइंग, ये तो ड्राइंग में जाएगा और ये बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए। नॉन करंट एसेट्स की बात करें, नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बैंक लोन से बेच दिया हुआ है, कितने का है, 25,000 का। ये आ गया बैंक लोन, ये आ गया 25,000 का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम आते हैं इक्विटी पे। इक्विटी में आ गया हमारे पास कैपिटल। कैपिटल हमें दिया हुआ है 10,00,000 का। कैपिटल के बाद हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग हमारे पास है माइनस माइनस 5,000 की। और हम करते हैं ऐड नेट इनकम। और नेट इनकम हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसका टोटल, और इसके बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। इक्वल टू ये माइनस ये, अब बस कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास ये बैलेंस शीट बैलेंस है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास हमने ऊपर हेडिंग नहीं दी। जैसे हम दे रहे होते हैं, पहले कंपनी का नाम आता है, फिर हमारे पास जो है वो फॉर द पीरियड आता है, और फिर हम जो कर रहे होते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो वो तमाम चीजें होती हैं जो कि हमने नहीं लिखी। ये कॉमन प्रैक्टिस है, जो हमें पहले से ऑलरेडी मालूम है, तो इसलिए हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।